हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 8 को पढ़ेंगे, जो कि एसएससी के सभी एग्जाम्स तथा उसके साथ ही साथ ऑल वनडे एग्जाम, जितने वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? यानी कि भारत की जो है पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो देखिए कौन सी थी। उत्तर है हमारा दामोदर घाटी परियोजना। क्या है? दामोदर घाटी परियोजना जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, और ये है हमारा दामोदर घाटी परियोजना, जो कैसी परियोजना है? एक नदी परियोजना है। पूछा जाता है आपको, सभी नदी परियोजनाएं एक वीडियो में करा दी जाएंगी। तो ये दामोदर घाटी नदी परियोजना है। ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। WB में लिख देती हूँ, वेस्ट बंगाल में है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। कब बनी थी यह परियोजना? 1948 में यह परियोजना बनी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। देखिए, आइए देखते हैं, समझते हैं नील नदी को। देखिए ये क्या है? हमारा भूमध्य सागर। लिखा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि भूमध्य सागर है। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये नील नदी, ये देखिए नील, यहाँ पे लिखा हुआ है नील नदी। और यह नील नदी यहाँ से देखिए निकल रही है, और ये नील नदी है। और यहीं से देखिए ये ब्लू कलर की एक लाइन निकली हुई है, यहाँ पे आती है। इस ब्लू लाइन को नोटिस करिए, ये हमारी नील नदी है। और यहाँ से ब्लू कलर की एक नदी यहाँ से निकल रही है, जो ब्लू कलर की है। इसको मैं ऊपर से मतलब खींचते आ रही हूँ रेड कलर से। यह बहुत बार पूछता है, यह कौन सा झील है? विक्टोरिया झील है। यहाँ कौन सा है? यह विक्टोरिया झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील बहुत बार पूछता है कि विक्टोरिया झील किस नदी से निकलती है? तो विक्टोरिया झील जो है इसी नील नदी से विक्टोरिया झील निकलती है। और यहीं पे देखिए एक छोटा सा और लाइन गया हुआ है। क्या है यह? तना झील, यानी कि लेक तना। यह क्या है? तना झील है। पूछता है कभी कभी तना झील या लेक तना किस नदी से निकलती है? तो लेक तना भी किस नदी से, तना झील भी किससे निकलती है? यह भी नील नदी से निकलते हैं। यानी कि विक्टोरिया झील और तना झील ये दोनों किस नदी से निकलते हैं? तो नील नदी से। और नील नदी कैसी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा, जिसका 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक जो था वो किस धर्म को अपना लिया था? तो किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। कब अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के समय। कब? कलिंग, जब कलिंग युद्ध हुआ था उसी समय अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख पूछता है कि कब अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। लेकिन कब अपनाया, क्यों अपनाया? तो कलिंग जब युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध हुआ, उसी समय क्या हुआ था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। चौथा प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो भारतीय संविधान हमारा है कब लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, भारत का संविधान का संरक्षण कौन है? यानी कि भारत की जो संविधान का संरक्षण कौन है? कौन है हमारे संविधान का संरक्षण? किसे कहा जाता है संरक्षणकर्ता? जो हमारे संविधान को बचा के रखता है, तो उसको कौन है? यह उत्तर है हमारा उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही क्या करता है? भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। देखिए आपको ऐसे वन लाइनर में मिल जा रहा है तो क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब 4 ऑप्शंस में मिलता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद से क्या दे देता है कि संविधान, और फिर 4 ऑप्शन बना के दे देगा तो कन्फ्यूजन हो जाती है। एक शब्द में याद रखना है कि भारतीय संविधान का संरक्षणकर्ता कौन है? तो SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट है भारतीय संविधान का संरक्षण करता। राष्ट्रपति भी दे देता है ऑप्शन में। छठा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? देखिए अधिनियम पूछा है आपसे, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था संसद में? 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है
पारित हो गया था। कब? 1990 में पारित हुआ था। अब देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या है कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है। जो मोटर वाहन, देखिए मोटर वाहन चल रहा है और इससे धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है, तो इसमें कौन सी गैस निकलती है? इस धुएं से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में CO कहते हैं। क्या कहते हैं? CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO कहते हैं। और इसे कौन सी गैस और कहा जाता है? दम घोटू गैस। कौन सी गैस है? दम घोटू गैस। क्यों? क्योंकि इससे सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है, इंसान की मौत भी हो जाती है इस कार्बन मोनोऑक्साइड से। प्रश्न पूछा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? या फिर दम घोटू गैस के नाम से किस गैस को जानते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न है कि सोने की शुद्धता किसमें परिभाषित की जाती है, यानी कि किससे मापते हैं सोने की शुद्धता? तो किस में मापते हैं? कैरेट। सबको पता होगा, कैरेट में मापा जाता है। 18 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 14 कैरेट तक का गोल्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब ये अच्छे गोल्ड माने जाते हैं। 9वां प्रश्न है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे की, गुब्बारा है, उड़ रहा है ये गुब्बारा, लेकिन इस गुब्बारे में कौन सी गैस भरी गई है जिससे यह उड़ रहा है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कैसी गैस होती है? हल्की गैस होती है। कौन सी गैस है? यह हल्की गैस है, और यही गुब्बारों में भरा होता है, जिससे गुब्बारे क्या होते हैं? उड़ते हैं। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो वेदों में किसे सृष्टि का रचयिता कहा गया है? शंकराचार्य को। किसे कहा गया है? शंकराचार्य को कहा गया है वेदों में सृष्टि का रचयिता। वेद कितने होते हैं? वेद हमारे कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? ऋग्वेद। कौन कौन सा होता है 4 वेद? तो ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद है यह, सबसे प्राचीन वेद। प्रश्न ये भी पूछा गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। यजुर्वेद, उसके बाद से सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ है, संगीत से। ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, यज्ञ वगैरह दिया हुआ है। और अथर्ववेद, इस अथर्ववेद जो कि आधुनिक वेद है, यह सबसे आधुनिक नहीं, इसको नवीन लिख लेते हैं, सबसे नया नवीन वेद है। और इसमें जादू टोने की बात की गई है। किसमें जादू टोने की बात की गई है? तो इसी में जादू टोने, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक की बात अथर्ववेद में की गई है, और यह नवीन वेद है। प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद है, 4 वेद होते हैं, और इन्हीं वेदों में सृष्टि का रचयिता शंकराचार्य को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, देख लीजिए। इमेज के माध्यम से प्रश्न और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, इमेज दिमाग में बैठ जाती है कि ये कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, और ये कहाँ गए थे? तो ये चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है? 12वां प्रश्न है कि भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? भारत में कहाँ कहाँ पे हीरे की खान है? तो आंध्र प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब कहाँ पे हो गया? मध्य प्रदेश के, MP के, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MP का पन्ना हो गया। क्या है? MP का पन्ना भी किसके लिए है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ है? हीरे की खान। आंध्र प्रदेश है कहाँ पे? एक बार समझ लीजिए, मैप से चीज़ें एकदम स्मूथली याद हो जाती हैं। देखिए, ये क्या है? गुजरात। ये वाला, ये पार्ट पूरा किसका है? गुजरात का पार्ट है, गुजरात है। इसके नीचे क्या आता है? महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे क्या आता है? गोवा। क्या आ जाता है? गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक, और इसके नीचे पूरा एरिया केरल का हो जाता है, केई। अब इधर क्या, इधर बढ़ते हैं तो ये क्या है? तमिलनाडु है। ये क्या है? तमिलनाडु। और इसके बगल में ही ये क्या है? आंध्र प्रदेश, AN लिख दे रही हूँ, आंध्र प्रदेश, ANP। ठीक है, आंध्र प्रदेश है ये। और यहीं पे क्या है? इसी आंध्र प्रदेश में क्या है? तो हीरे की खान है। छत्तीसगढ़ हमारा कहाँ पे एलोकेट करता है? यहाँ पे एलोकेट करता है छत्तीसगढ़। ऐसे ही इसका मैप में देखिएगा, ऐसे ही छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 2 जगह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या है? हीरे की खानें हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं हमारा, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? कि किसने प्रयत्न किया था? किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हो गया था?
तो राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया और सती प्रथा का अंत कर दिया था। कब किया था? 1829 में। ठीक है, राजा राम मोहन ने प्रयास किया। अंग्रेज उस समय कौन था? बेंटिंक, विलियम बेंटिंक। पूछता है ये भी कि बेंटिंग या बेंटिक कहते हैं, तो यह बेंटिक ही था जो कि क्या था, इसने समाप्त कर दिया था सती प्रथा को। किनके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। सती प्रथा को समझते था कि कैसी प्रथा थी, तो जिस भी स्त्री का पति मर जाता था तो वह उस विधवा स्त्री को जल उसी चिता में उसको जिंदा ही क्या भेज दिया जाता था जलने के लिए, कि पति के साथ क्या हो जाओ, सती हो जाओ। यही थी सती प्रथा। और देखिए ये महिला सती हो रही है, और इसी सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ये हैं, इन्होंने ही क्या किया, रोका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो अधिकतम पूछा है, कितना समय लगता है हमारे राष्ट्रगान को गाने में? 52 सेकंड का समय लगता है। अधिकतम 52 सेकंड का समय हम लेते हैं राष्ट्रगान को गाने में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 15वां प्रश्न हमारा है, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? यानी कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? पहली चीज प्रश्न में देखिए, एक और प्रश्न कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। अब कब लागू हुआ? 1780 में। कब लागू हुआ था? 1780 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को क्या किया था? लागू किया था। इसके 4 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में आता है। इससे नियर अबाउट डेट था, इसीलिए मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे। अब देखिए 16वां प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो कब आता है साइमन कमीशन भारत? 1928 में भारत आता है। लेकिन अगर पूछ ले साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो गठन कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। गठन इसका इंग्लैंड में होता है, लेकिन भारत कब आता है साइमन कमीशन? तो भारत आता है 1928 में। ठीक है, और ये 7 सदस्य, कैसे 7 सदस्य थे? 7 सदस्य थे इस साइमन कमीशन में। और इसका विरोध किया गया, क्यों किया गया? कि 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। व्हाइट मैन कमीशन भी बहुत बार पूछा है, किसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। इसी 7 सदस्यीय साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। गठन जब पूछेगा तो 1927। भारत कब आया? तो 1928। सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, परीक्षाओं में कंफ्यूज कर देते हैं। 17वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यानी कि कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो यह 13 अप्रैल 1919 को। किसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? रॉलेट एक्ट। किसके? रॉलेट एक्ट, जिसे हम गांधी जी ने क्या कहा था? इसे काला कानून कहा था। क्या कहा था? तो इसे काला कानून कहा था गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता था, बिना वकील और बिना दलील सुनी ही क्या गिरफ्तार कर लिया जाता था, कोई आपकी बात नहीं सुनी जाती थी। इसीलिए इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। किसने कहा था? यह भी यहाँ पे लिख दे रही हूँ, गांधी जी ने कहा था। किसको कहा था? रॉलेट एक्ट को कहा था। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? आंदोलन हो रहा था। उसी समय जनरल डायर ने क्या किया था? गोलियां चलवा दी थी और हजारों लोग मर गए थे। और 13 अप्रैल, वह कब हुआ कांड? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में यह कांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न हमारा कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो यह अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। देख लीजिए, यह है अजंता की गुफाएं। एक और प्रश्न बनता है, एलोरा की गुफाएं। दोनों अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो यह भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मैं MH से डिनोट कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 19वां प्रश्न हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को होती है। और अगली मॉर्निंग 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन ज़ीरो। ठीक है, ऑपरेशन ज़ीरो के तहत जितने भी नेता थे, गांधी जी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो के तहत। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 9 अगस्त को प्रश्न पूछा गया है कि कब गिरफ्तार किया गया था सारे नेताओं को? तो 9 अगस्त 1942 को। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 20वां प्रश्न हमारा है,
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, यानी कि किसने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। इन्होंने दो जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो जो होते थे बैठकें होती थी, उन दो बैठकों का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, एक मध्य प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश और हरिपुरा। देखिए त्रिपुरी और हरिपुरा इन दो आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया था, तो इन दो आंदोलन नहीं बल्कि त्रिपुरी और हरिपुरा में जो आईएनसी की बैठकें होती थी हर साल दिसंबर में, उनका लीडरशिप किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया हुआ था। ठीक है, यह हुआ था 1938 में और यह हुआ था 1939 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वां प्रश्न हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब देखते हैं 22वां प्रश्न हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, यानी कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। देखिए यह है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, किस नदी पर है यह, सतलुज नदी पर। किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है यह भाखड़ा नांगल परियोजना, पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है यह भाखड़ा नांगल परियोजना और नदी कौन सी है, सतलुज नदी है। ये है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, ये भी कैसी परियोजना है, नदी परियोजना है। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। देखिए यह है हीराकुंड बांध। देखते हैं यह कहाँ पे लोकेटेड है, मैप में एक बार समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, कि हीराकुंड डैम कहाँ पे है, देखते हैं। ये क्या हो गया हमारा, गुजरात। इसके नीचे ये क्या है, MH यानी कि महाराष्ट्र, और यहाँ पे क्या है, छोटू सा गोवा, और उसके गोवा के बाद से क्या है, कर्नाटक के यार। और यह जो एरिया पड़ता है यह किसका है, तो यह केरल है, केरल का एरिया है, केरल है। ठीक है, केरला है। अब आते हैं इधर, ये कौन सा घाट है, यह वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है। इधर आते हैं तो ईस्टर्न घाट, कौन सा घाट है, यह ईस्टर्न घाट है। अब इधर देखिए ये क्या है, तो ये जो है ये तमिलनाडु वाला एरिया है। तमिलनाडु के ऊपर क्या आता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद से क्या है, उड़ीसा। यही क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा है, ओ से डिनोट कर रही हूँ, उड़ीसा है। और यही हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो ये इसी उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है। और यह किस नदी पर है, महानदी पर है। बहुत बार पूछा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है यह। ठीक है, अब पूछो महानदी कहाँ पे बहती है, महानदी किस राज्य में बहती है, उड़ीसा में बहती है, क्योंकि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। ठीक है, और एक बंदरगाह यहाँ पे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर परीक्षा में लगभग पूछा गया होगा, पारादीप बंदरगाह पूछता है कि पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो यह पाराद्वीप बंदरगाह भी उड़ीसा राज्य में है, बहुत फेमस बंदरगाह है यह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। इसको VVI कर लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन होती है इस प्रश्न में कि कौन सा मच्छर काटता है जिससे क्या हो जाता है, डेंगू। तो डेंगू होता है कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर। कौन सा, एडीज मच्छर, वो भी कैसी, मादा एडीज, नर एडीज नहीं, मादा एडीज जब काटती है तो डेंगू ज्वर होता है। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो क्या होते हैं, कम होने लगते हैं हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न हमारा आज का क्या है, अंतिम प्रश्न है 25वां, जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का जो है आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। और यह बहुत बार पूछा हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस जो है, यह कई सारे एग्जाम्स में, शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है, और पीसीएस के पीटी में पूछा गया है, और जितने वनडे एग्जाम्स हैं हर जगह यह प्रश्न पूछा गया है साइंस सेक्टर में कि जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।